नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन नामेवार, जो बीएम शाह अस्पताल में जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर पवन सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। यदि डायबिटीज़ मरीजों को कोरोना भी हो जाए तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे कितने केसेस आपके बीएम शाह अस्पताल में आए हैं और डायबिटीज़ मरीजों को आप किस तरह की और क्या सलाह देना चाहेंगे? डायबिटीज़ एक खुद में बहुत बड़ी बीमारी है। देखा गया है कि जो भी पेशेंट डायबिटीज़ वाले रहते हैं उनमें छोटा सा इन्फेक्शन भी बड़ा रूप ले लेता है। हम जब बीएम शाह हॉस्पिटल में काम करते थे, हमने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जो नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार रहता है और उनको डायबिटीज़ रहता है तो बड़ा निमोनिया का रूप ले लेता है। ऐसे पेशेंट में क्या रहता है, जिनको लंबे टाइम से डायबिटीज़ रहता है, कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसे पेशेंट में छोटा सा इन्फेक्शन भी निमोनिया हो जाता है। जब निमोनिया हो जाता है तो ऐसे पेशेंट में इम्यूनिटी कम होने के चलते उनको भर के आने में टाइम लगता है। जो भी पेशेंट डायबिटीज़ वाले रहते हैं उनमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं, जैसे कि ओबेसिटी रहता है और साथ में उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां भी रहती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा एक खुद में अलग से एक बीमारी है, जिसके चलते क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। मोटापा के चलते पेट की जो चर्बी बढ़ती है, उसके चलते निचला हिस्सा जो फेफड़े का रहता है वो ठीक से फूल नहीं पाता और ऐसे पेशेंट में और ज़्यादा निमोनिया का इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस रहता है। कोरोना वायरस को आप देखे होंगे कि कुछ कुछ पेशेंट को नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होता है, 2-4 दवाएं खाते हैं, घर में क्वारंटाइन में रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। बट कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें सर्दी खांसी के नाम से शुरुआत होती है और बाद में सांस लेने में तकलीफ बढ़ती है और फेफड़ों में निमोनिया होता है। तो ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट को बीपी रहता है, शुगर रहता है, उसमें से शुगर का प्रमाण सबसे ज़्यादा रहता है। जो भी पेशेंट रहते हैं जिनका लंबे टाइम से शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, या फिर वो अपनी दवाई टाइम पे नहीं रहते, या फिर वो अपना इलाज सही ढंग से नहीं करते, तो ऐसे पेशेंट को ये ज़रूरी रहता है कि अपने खान पान में परहेज़ करें, अपनी जो बीपी की और शुगर की जो दवाई रहती है वो टाइम टू टाइम ले, अपना शुगर टाइम टू टाइम चेक करें और शुगर कंट्रोल में रखे। शुगर कंट्रोल में रहेगी तो ऐसे पेशेंट में इन्फेक्शन जो रहता है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और जल्दी से जल्दी दवाई देने से ठीक हो जाएगा। ऐसे पेशेंट में और जो मोटापा जो रहता है उसके लिए भी इनको खाने में परहेज की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे पेशेंट में ऐसे देखा गया है कि जिनको मोटापा थोड़ा कम करने के बाद 10% भी वेट कम करने के बाद उनकी जो बीपी और शुगर की दवाई रहती है उनका प्रमाण आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए जो भी पेशेंट रहते हैं बीपी शुगर, इनको रेगुलर चेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीपी और शुगर दोनों चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो भी पेशेंट रहते हैं, हार्ट के मरीज़ रहते हैं, उनको ब्लड थिनर वगैरह जो चलते हैं वो रेगुलरली लेने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ब्लड और शुगर और बीपी ये सब चीज़ें कंट्रोल में करके आप कोरोना से बच सकते हो। तो सर, ऐसे में कोरोना मरीजों को ठीक होने में आपके हॉस्पिटल में आईसीयू की कितनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं? कोरोना मरीजों में देखा गया है क्योंकि जो निमोनिया होता है उसको अपने आप में भरने के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ता लगता है। आपने देखा सुना होगा कि बहुत लंबे टाइम से कोरोना के मरीज हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, उनको कम से कम 20 दिन की ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने में तकलीफ होते रहती है, भर के आता नहीं या ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसको सपोर्टिव चीज़ों की ज़रूरत लगती है। और ऐसे पेशेंट को गहन चिकित्सा जिसको बोलते हैं कि आईसीयू, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि वेंटिलेटर हम वार्ड में नहीं लगा सकते। ऐसे पेशेंट को आईसीयू में ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। आईसीयू में क्या रहता है, आईसीयू केयर मतलब चीज़ें क्या रहती है? आईसीयू केयर मतलब ऐसे पेशेंट को 24/7 कंटिन्यूसली केयर की ज़रूरत रहती है। थोड़ी भी केयर में लापरवाही हो गई तो ऐसे मरीज में सडन भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और ऊंच नीच हो सकता है। तो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं जिनमें सांस लेने में तकलीफ होती है और वेंटिलेटर में लंबा टाइम तक रहते हैं, ऐसे पेशेंट में कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी होने के चांसेस रहते हैं। उन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ता है। जैसे मॉर्निंग से ही पेशेंट जो रहते हैं उनका मॉर्निंग केयर, उनका मुंह हेल्थ केयर रहता है, जैसे डेंटल केयर रहता है और बेड केयर रहता है, उनका बेड वगैरह सब चीज़ें अच्छे से रखनी पड़ती है। उनका जो डायपर वगैरह ये सब चीज़ें भी टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए रहते हैं, नहीं तो वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो वो उन चीज़ों में एक्सपर्ट है, वो टाइम टू टाइम उनका मुंह क्लीन करते हैं, टाइम टू टाइम उनका साफ सफाई किया जाता है, जिसके चलते उनको अल्सर वगैरह ना हो। और देखा गया नाक के ऊपर जो अल्सर लंबे टाइम से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर लगाने के बाद, जो बड़ा मास्क लगाने के बाद होते हैं, उसके लिए हम सिलिकॉन पैच वगैरह ये सब चीज़ें भी
यूज़ करते। और जो पेशेंट को फेफड़े के अंदर ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऐसे पेशेंट में बार बार वो ट्यूब को साफ सफाई भी करने की ज़रूरत पड़ती है। और एक दिक्कत रहती है, जो पेशेंट लंबे टाइम से आईसीयू में रहते हैं उनको बेड सोर वगैरह, लंबे टाइम से एक ही पोजीशन में लेटाने के बाद उनको बेड सोर या पीठ में घाव होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को 2-3 घंटे में करवट बदलवाना पड़ता है, वहाँ पे पसीना वगैरह जमा ना हो उसके लिए पाउडर वगैरह भी लगाना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे टाइम टू टाइम होती है। और एक रहता है कि ऐसे पेशेंट में डाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे पेशेंट को जो वेंटिलेटर पर रहते हैं उनको डाइट उसके हिसाब से कैलकुलेट करके, वेट के हिसाब से, उनके बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करके उनको डाइट देना पड़ता है। हमारे यहाँ की कैंटीन और जो डाइटिशियन है इसमें टाइम टू टाइम सब चीज़ें देखते हैं और उनको मरीज को अकॉर्डिंगली डाइट मिलती है। इसके चलते क्या होता है, मरीज को लंबे टाइम वीकनेस नहीं होता और उनको जितनी ज़रूरत है उतनी कैलोरी में एनर्जी मिलती है। और एक रहता है ऐसे पेशेंट को जो लंबे टाइम से आईसीयू में रहते हैं उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है। फिजियोथेरेपी में क्या रहता है कि जो पेशेंट निमोनिया वाले रहते हैं उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है। जो लंबे टाइम पे बेड पे रहते हैं उनको पैर में खून का थक्का जमा होना, ये सब चीज़ें भी होने के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट है वो वेल इक्विप्ड है और सब फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है। और एक रहता है कि जो पेशेंट लंबे टाइम आईसीयू में रहते हैं उनको डेली माउथ केयर वगैरह, डायपर वगैरह जो रहता है वो डेली टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पे भी वेट रह के फंगल इन्फेक्शन वगैरह चांसेस रहते हैं। ये सब चीज़ें रहती है जो आईसीयू में लंबा टाइम रहने के बाद हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। और हर प्रोसीजर के वक्त हमें पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना पड़ता है, जो और इन्फेक्शन ना बढ़े, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जो भी कोरोना पेशेंट रहते हैं, निमोनिया के पेशेंट रहते हैं, उनमें आईसीयू केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सर, ऐसे कई मरीज हैं जिनके कोविड आरटीपीसीआर निगेटिव तो आता है लेकिन उसके बावजूद उसमें कोविड के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसका इलाज किस तरह से आप करते हैं? आपके हॉस्पिटल में उनका किस तरह से इलाज किया जाता है? जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनमें कोरोना के सभी लक्षण रहते हैं। सर्दी रहती है, खांसी रहती है, उनमें बुखार रहता है, उनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। और बहुत बार हम जब टेस्ट कराते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट, उनका निगेटिव आता है। तो पेशेंट का जो नाक और मुंह से जो स्वैब के द्वारा सैंपल लिया जाता है और उसका टेस्टिंग किया जाता है। बहुत बार हो सकता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आए, क्योंकि इसमें 2-4 रीज़न रहते हैं जिसके चलते आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आने के चांसेस रहते हैं। या तो सैंपल एडिक्वेटली, मतलब अच्छे तरीके से लिया नहीं है, सैंपल लेके जो लैब तक ले जाते हो उसमें ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो, या फिर मरीज का जो है नाक और गले में इन्फेक्शन ना हो और वो फेफड़े में इन्फेक्शन हो। ये 2-3 रीज़न रहते हैं जिसके चलते ये टेस्ट निगेटिव आ जाती है। ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट में हम आगे जांच करते हैं। जैसे सीआरपी जो रहता है, सीआरपी जो इन्फेक्शन की मात्रा दर्शाता है बॉडी में, वो हम टेस्ट कराते हैं। ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट में सीआरपी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहता है, नॉर्मली वो 6 के अंदर रहना चाहिए। ऐसे पेशेंट में 80, 90 और कुछ पेशेंट में तो 150-200 तक भी बढ़ा हुआ रहता है। और एक टेस्ट रहती है डी डाइमर। डी डाइमर एक ऐसी टेस्ट है जो ब्लड में क्लॉटिंग या खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ऐसे जो कोविड पेशेंट रहते हैं उनमें देखा गया है कि डी डाइमर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। हमने बहुत सारे ऐसे मरीज लेके देखे हैं कि जिनमें डी डाइमर की मात्रा 10-10 हज़ार तक पहुंच गई। नॉर्मली वो 500 के अंदर रहनी चाहिए। वो एक टेस्ट करते हैं। और एक टेस्ट रहता है जिसको हम एक्सरे बोलते हैं। एक्सरे में हम फेफड़े में देखते हैं कि निमोनिया है या नहीं है। अगर फेफड़े में निमोनिया है तो उनको हम कंफर्म करने के लिए HRCT जो फेफड़े का CT स्कैन रहता है, CT स्कैन में क्लियर कट दिख जाता है कि कितना परसेंटेज लंग में निमोनिया है और क्या नहीं। एक CT स्कोर रहता है जिसमें आउट ऑफ 25 स्कोरिंग की जाती है, वो हम देख लेते हैं। और उसके अनुसार ये समझो चीज़ें अगर हमें इन्फेक्शन के फेवर में जाती है तो उसको हम पॉजिटिव बोल के ट्रीट करते हैं। क्योंकि बहुत बार जो सैंपल नाक और गले से कलेक्ट किया जाता है वो फेफड़े से नहीं कलेक्ट किया जाता। बहुत बार टेस्ट किया जाता है बट वो निगेटिव आता है। और एम्स जो है, दिल्ली एम्स में उन्होंने स्टडी किया है कि जो पेशेंट निमोनिया के उन्होंने फेफड़े से सैंपल कलेक्ट किया है। उन्होंने देखा है कि आरटीपीसीआर जो नाक और गले से लिया है वो निगेटिव है, बट जो फेफड़े से निकाला हुआ सैंपल उसमें पॉजिटिव आता है। तो ऐसे पेशेंट को हमने बहुत बार कोरोना के हिसाब से इलाज किया है और वो मरीज ठीक भी हुए हैं, उनका अच्छा रिस्पॉन्ड है। सर, कोविड मरीजों का क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद क्या उनको दोबारा टेस्ट कराना ज़रूरी है या नहीं?
क्वारंटाइन पीरियड, देखिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्वारंटाइन पीरियड 14 दिनों का है। जो भी पेशेंट पॉजिटिव आता है उनको घर में मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता है, उनको ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है और 14 दिन सबसे अलग रहने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो घर में जो बाकी मेंबर है उनको संक्रमित ना करे। ऐसे पेशेंट को लगभग 14 दिन तक अलग से रखा जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट देखे गए हैं कि 14 दिन बाद भी जब रिपीट टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आता है, बट जो सरकारी गाइडलाइन है वो बोलती है कि 14 दिन बाद आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो भी पेशेंट 14 दिन क्वारंटाइन कंप्लीट होने के बाद भी इनका कोरोना टेस्ट कराते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, तो नाक और गले से सैंपल लेने के बाद वो पॉजिटिव आता है। ऐसा क्यों? ऐसे पेशेंट में बहुत बार डेड वायरस जो रहता है, जो गले में रहता है, उसके चलते भी वो रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। देखा गया है कि 90 दिनों के बाद पेशेंट जो रहते हैं वो दूसरों को संक्रमण देने लायक नहीं रहते, उनमें उतना वायरस लोड नहीं रहता कि वो दूसरों को संक्रमित करे। इसलिए सरकार ने बोला है कि 14 दिन बाद आपको जब क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो तो अलग से आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि ये टेस्ट जो है एक बार इन्फेक्शन आपका पॉजिटिव आने के बाद 90 दिन तक भी पॉजिटिव आ सकता है। इसीलिए आपका जो क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाए इसके बाद अपना रूटीन आप काम चालू कर सकते हो। जो पीरियड रहता है उसमें आप समझो आपको सर्दी खांसी बुखार वगैरह ये चीज़ें हैं, तो उसमें देखा जाता है कि कंटिन्यूसली 3 दिन तक आपको कोई सिम्टम नहीं रहा, जैसे सर्दी वगैरह खांसी बुखार या इसमें से कोई भी चीज़ हो, आपको कंटिन्यूसली 3 दिन तक आपको कोई भी चीज़ ना रहे, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में इन्फेक्शन की मात्रा नहीं है और आप दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकते। 14 दिन बाद आपने रूटीन चीज़ें चालू कर सकते। सर, लोगों में ये भी अफवाहें फैल रही है कि कोरोना इन्फेक्शन से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका किस तरह से इलाज है और मरीजों में ये किस तरह से देखने मिलता है? जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमारे यहाँ जब हम बीएम शाह में पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग बढ़ी हुई है। ब्लड क्लॉटिंग बढ़ रही है, इसका हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो एक टेस्ट रहती है डी डाइमर नाम की, जिसको हम रिपीटेडली एवरी 3-4 दिन बाद रिपीटेडली उसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो डी डाइमर बढ़ा हुआ रहता है, मतलब वो दर्शाता है कि शरीर में आपका क्लॉटिंग का प्रोसेस बढ़ रहा है। ऐसे पेशेंट में जो ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा बढ़ती है तो पैर में सूजन आने के चांसेस रहते हैं, पैर में जो वेन्स रहते हैं उसमें अंदर ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं, इसको हम डीवीटी बोलते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। और एक चीज़ रहती है ऐसे पेशेंट में, बहुत बार जो हार्ट की जो आर्टरीज रहती है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज रहती है उसमें भी क्लॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसे वक्त में क्लॉटिंग होने के बाद हार्ट अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह बोलते हैं। और एक चीज़ रहती है जिसमें जो अपने फेफड़े रहते हैं उसको जो सप्लाई करने वाली जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है उसमें भी कई बार क्लॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। पैर में स्वेलिंग आना, जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं, और एक जिसमें ब्रेन के जो वेसल्स रहते हैं, ब्रेन की जो आर्टरीज रहती है उसमें भी क्लॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसे पेशेंट में लकवा वगैरह होने की संभावना रहती है। तो इस चीज़ को कैसे हम ट्रीट करते हैं? एक इंजेक्शन रहता है जिसको हम इनोक्सापैरिन बोलते हैं, जो ब्लड को नॉर्मल मात्रा में पतला करने के लिए मदद करता है। इसको हम सुबह शाम 2 डोसेस में देते हैं, जो पेट की स्किन में लगता है। और भी उसके लिए टैबलेट्स वगैरह रहते हैं जिनमें खून को पतला करने की क्षमता रहती है। ऐसे जो पेशेंट रहते हैं जिनमें ठीक होने के बावजूद भी हम उनको डिस्चार्ज करते वक्त ब्लड थिनर देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें से रिस्क से बचने के लिए हम उनको ब्लड थिनर देना बहुत ज़रूरी रहता है। पेशेंट छुट्टी होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद भी उनको अगर ब्लड थिनर या एंटीकोएगुलेंट नहीं दिए गए तो इनको बाद में भी जाके लकवा या फिर हार्ट अटैक या फिर सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ये जो क्लॉटिंग टेंडेंसी रहती है इसकी वजह से बहुत पेशेंट को रिस्क होता है, और इसकी वजह से पेशेंट को सडनली चलते फिरते भी जान का धोखा रहता है। सर, यहाँ पर वैक्सीन को भी लेकर लोगों के मन में कि बहुत तरह से डर बैठा हुआ है, तो वैक्सीन उनको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? वैक्सीन को लेकर आपने समाज में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। आपने देखा गया है कि बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, फेक न्यूज़, जिनमें बताया गया था कि वैक्सीन लगाने के बावजूद इसको हार्ट अटैक आ गया, वैक्सीन लगाने के बावजूद इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद उनमें मैग्नेटिक पावर आ गई। वैक्सीन आपको सुपर हीरो नहीं बनाता, वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से बचाता है, जो अभी के काल में बहुत ज़रूरी है। समझो आपको वैक्सीन लगाया है
तो आपको इन्फेक्शन की मात्रा कम होगी। वैक्सीन क्या रहता है? वैक्सीन एक डेड वायरस रहता है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। जब आपको इन्फेक्शन होगा तब वो जो ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडी है वो वायरस के अगेंस्ट फाइट करेंगे। समझो आपके शरीर में 100 एंटीबॉडी है और आपको हो गया इन्फेक्शन 50 वायरस से, तो 100 एंटीबॉडी जो है आसानी से उस वायरस को किल कर देगी। अगर आपके शरीर में जो एंटीबॉडी नहीं है तो 50 वायरस भी आपको इन्फेक्शन दे देगी, जो आपको इतना इन्फेक्शन रहेगा कि जो आपको निमोनिया वगैरह होने के लिए हो सकता है उसके चलते। और जो वैक्सीन रहती है, जो कोविशील्ड, देखा गया है कि वो सबसे सेफ वैक्सीन है। वैक्सीन लगाने के बावजूद बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा बदन दर्द हो सकता है, थोड़ा सा बुखार आ सकता है, और जो कि सिंपल क्रोसिन टैबलेट लेने के बावजूद भी ठीक हो जाता है। अभी अमेरिका में देखा गया है कि जितने भी नए पेशेंट हैं उनमें मैक्सिमम जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से 99.2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। देख सकते हो आप, 99.2% पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं और उनको कोरोना हुआ। मतलब 0.8% ही लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन होने के बावजूद भी कोरोना हो गया। ये क्यों हो सकता है? कि उनको ज़्यादा वायरल लोड मिला होगा। ठीक है, इसीलिए जो भी वैक्सीन है अपनी सरकार की, जो इंडिया वैक्सीन में अपना सबसे आगे है, इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं, और जो वैक्सीन है इंडिया में ही बनी है वो सबसे सेफ है और उसकी इफेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए जब भी आपका नंबर आए, जब भी आपकी बारी आए, उस वक्त डेफिनेटली वैक्सीन लगाना चाहिए। इससे आपको ही नहीं बाकी सोसाइटी को भी बचा सकते। हमने देखा गया है कि बहुत बार चलते फिरते हम मास्क का उपयोग नहीं करते। उस वक्त मास्क का उपयोग नहीं करोगे तो आपको भी इन्फेक्शन दे सकते हो और दूसरों को फैला भी सकते हो। तो यदि आप यंग एज के हो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप बच सकते हो। बट वही आप इन्फेक्शन बाहर से ले जाके घर में किसी बड़े बुजुर्ग को दोगे या फिर कोई बच्चे को दोगे तो उनमें वो इन्फेक्शन इम्यूनिटी कम होने के चलते ज़्यादा होने के चलते। इसीलिए आप खुद के लिए तो नहीं, कम से कम आपकी सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों के लिए मास्क यूज़ कीजिए। ज़रूरत पड़ी वहाँ पे सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, क्योंकि कोरोना से बचना ही उसके ऊपर सबसे बड़ा इलाज है। और वैक्सीनेशन तो डेफिनेटली कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके चलते आपको वायरस से बचेंगे। डॉक्टर पवन सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और वैक्सीन संबंधित, डायबिटीज़ के संबंधित और कोविड संबंधित हमारे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण जानकारियों से आपने अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ग्रैंड न्यूज़ का धन्यवाद मानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हमें दर्शकों तक पहुंचाने का इसके ज़रिए हमें मौका मिला। और हेल्दी रहिए और कोरोना से बचिए। तो दर्शकों, ये थे बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टर पवन नामेवार, जिन्होंने डायबिटीज़ और कोविड संबंधित हमें कई महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।